हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं यूपी बोर्ड का चैप्टर नंबर 9 और इसके अंदर हम समझेंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण। यानी कि विद्युत भी होगा और चुंबक भी होगा। उसके बाद में एक धारा प्रेरित हो जाएगी, एक प्रेरित विद्युत वाहक बल इसके अंदर उत्पन्न हो जाता है। ठीक है साहब। तो इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक। चैप्टर नंबर 9 है और यूपी बोर्ड 2022 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, यूपी बोर्ड 2022। ठीक साहब, 2022, 222 नहीं। ठीक है, यानी कि सबसे पहला जो टॉपिक आता है इसके अंदर आता है चुंबकीय फ्लक्स। देखिए, जैसे हम वैद्युत फ्लक्स पढ़े थे, ठीक है, विद्युत के कारण जो था, इसी तरीके से चुंबक के कारण जो उत्पन्न होगा उसको हम क्या बोलेंगे? चुंबकीय फ्लक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? चुंबकीय फ्लक्स। ठीक है साहब। तो हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक हमारा चुंबकीय फ्लक्स। क्या स्टार्ट करते हैं हम? चुंबकीय फ्लक्स यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स। इसको क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक। अच्छा, फ्लक्स क्या चीज होती है? नंबर होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। क्लियर? तो देखिए, सबसे पहली चीज, ये हमारा जो फॉर्मूला होता है इसका, वो होता है फाई इज इक्वल टू, यहां से समझते हैं हम। ठीक है, फाई इक्वल टू क्लोज्ड बी डॉट डी ए। यानी कि किसी तल के प्रति एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को। ठीक है, यानी कि किसी तल के प्रति एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को। क्या? चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या। चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या। बल रेखाओं की संख्या। ठीक है, क्या होगा हमारा? मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाएगा। किसी तल के प्रति एकांक क्षेत्रफल से गुजरेगा ये। क्लियर? ये डॉट प्रोडक्ट है, तो हम डॉट प्रोडक्ट को क्या करते हैं? रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो जाता है? फाई इज इक्वल टू बी डॉट डी ए कॉस थीटा। डॉट हटा दिया हमने तो बी ए कॉस थीटा हो गया। क्लियर? देखिए, इसको और अच्छी तरीके से समझने के लिए हम क्या करते हैं कि कोई प्रश्न लेते हैं। ठीक है, ये हमने कोई प्रश्न ले लिया और एक और प्रश्न ले लिया, तीनों तरीके से या दो तरीके से हम इसको समझ लेंगे। क्लियर? ये था हमारा एक प्रश्न। ठीक, इस तल के प्रति एकांक क्षेत्रफल से गुजरना है। ठीक है, तो देखिए इसका क्षेत्रफल वेक्टर कहाँ होगा? बाहर की ओर होगा ना। ठीक है, क्या होगा? क्षेत्रफल वेक्टर तो हमेशा बाहर की ओर लगता है। ये इसका क्षेत्रफल वेक्टर है। क्या है इसका? ये क्षेत्रफल वेक्टर डी ए या ए ले लिया हमने। क्या ले लिया? इसका क्षेत्रफल वेक्टर ए ले लिया जी। क्लियर? ए, ये हमारा क्षेत्रफल वेक्टर है। अब वैद्युत बल रेखाएं क्या होंगी? इसके तल से गुजरे, इसके तल से गुजरेंगी। ठीक है साहब, क्षेत्रफल वेक्टर इसका बाहर की तरफ है तो हम इसका बाहर दिखाएंगे। इसका बाहर किधर जा रहा है? ऐसे जा रहा है ना, तो इसका क्षेत्रफल वेक्टर हमने दिखा दिया, ये क्षेत्रफल वेक्टर इसका ये है। ठीक है, ये क्या है? हमारा क्षेत्रफल वेक्टर डी है। क्लियर? अब वैद्युत बल रेखाएं इसके पृष्ठ से गुजरे। कहां से गुजरे? इसके पृष्ठ से होकर जाएं। ठीक है साहब, इस तरह से किसी पृष्ठ के तल से गुजरेंगी। ये हमारा क्या है? ये मैग्नेटिक फील्ड है। क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? तो देखिए, अब ये मैग्नेटिक फील्ड और क्षेत्रफल वेक्टर के बीच में ये कुछ कोण बना लेगा। क्या बना लेगा? ये कोण थीटा। क्लियर हो गया? यानी कि अगर वैद्युत तल से लंबवत कुछ, अगर वैद्युत तल से वैद्युत बल रेखाएं यानी तल से चुंबकीय बल रेखाएं, ठीक है, किसी कोण पर गुजरती हैं, ठीक है, तो उनका एंगल हो गया थीटा। अब यही चुंबकीय बल रेखाएं जो हैं क्षेत्र के लंबवत गुजर जाएं और क्षेत्र के ऐसे गुजरे, लंबवत नहीं, इस तरह से होती हुई जा रही हैं। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा कोई एरिया है, इससे ही तो मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है। ठीक है, इससे क्या हो रही है? मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ निकल रही है। अब देखिए, इसका क्षेत्रफल वेक्टर कहाँ होगा? इसका क्षेत्रफल वेक्टर बाहर की तरफ होगा। मान लो इसका क्षेत्रफल वेक्टर ये आ रहा है, ये इसका क्या है? ये क्षेत्रफल वेक्टर डी है। क्या है? क्षेत्रफल वेक्टर डी है। और ये क्या है? हमारा मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए, दोनों चुंबकीय बल रेखाएं, ठीक, और दूसरी चीज क्षेत्रफल वेक्टर, ये दोनों क्या है? एक ही डायरेक्शन में है। तो यहां से भी कुछ फ्लक्स गुजरेगा। यहां से जो फ्लक्स गुजरेगा वो कितना होगा? फाई बी ए के बराबर होगा। और यहां पर कॉस जीरो आ जाएगा। और हम जानते हैं कॉस जीरो कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1। तो यहां से चुंबकीय फ्लक्स कुछ गुजरेगा इस वाले फॉर्मूले से, और यहां पर जो चुंबकीय फ्लक्स गुजरेगा वो इससे गुजरेगा। फाई बराबर बी डॉट ए, डॉट प्रोडक्ट जैसे हटाएंगे तो यहां पर कितना हो गया? फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा हो गया। ठीक, यहां पर एंगल भी मेजर करना पड़ेगा। दूसरी चीज, अब हम चलते हैं जरा चुंबकीय फ्लक्स पे इधर की तरफ। ठीक है,
तो देखिए इसका क्षेत्रफल वेक्टर कहाँ होगा, क्षेत्रफल वेक्टर इसका, मान लीजिए हमने ये पृष्ठ लिया, इस पृष्ठ को थोड़ा सा इस तरह से कर लेते हैं, थोड़ा सा घुमा लेते हैं, ये हमने थोड़ा सा छोटा कर लिया इसको, और ये इस तरह से कर लिया, क्लियर। और इसको हम थोड़ा सा इस तरह से नहीं, इस तरह से ही रहने दें, और ऐसे ले लें, बस हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखिए इसका क्षेत्रफल वेक्टर कहाँ है, ऊपर की तरफ है, कहाँ पर है, ऊपर की तरफ, और वैद्युत बल रेखाएं ऐसे गुजर रही हैं, कैसे गुजर रही हैं, वैद्युत बल रेखाएं इस तरह से। तो देखिए इनके बीच में जो कोण बनने आया है वो कितने डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का। ये हमारा क्षेत्रफल वेक्टर डीए हो गया, ठीक है, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड हो गया। तो यहाँ पर कितना हो गया, फाई इजिकल टू बी ए कॉस थीटा होगा, और यहाँ पर थीटा कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। और हम जानते हैं बी ए कॉस 90 हो तो कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। यानी कि अगर वैद्युत बल रेखाएं और क्षेत्रफल वेक्टर के बीच में कुछ कोण है तो वहां पर फ्लक्स निकलेगा। दूसरी चीज, अगर वैद्युत चुंबकीय बल रेखाएं क्षेत्रफल वेक्टर के साथ चल रही हैं तो फ्लक्स निकलेगा। दूसरी चीज, अगर क्षेत्रफल वेक्टर लंबवत हो गया और वैद्युत फ्लक्स ऐसे चुंबकीय फ्लक्स ऐसे जा रहा है तो इनके बीच में क्या होगा, 90 डिग्री का कोण बन जाएगा, ठीक है। यही हमारा वैद्युत फ्लक्स के अंदर होता है, यही हमारा चुंबकीय फ्लक्स के अंदर होता है, ठीक है साहब। अब हम बात करते हैं इसकी मात्रक की, किसकी बात करते हैं, इसका मात्रक, ठीक है। तो हम जानते हैं मात्रक हमें निकालना है, क्लियर। तो फाई इजिकल टू कितना होता है, बी ए होता है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर होता है। एक दूसरा मात्रक पहले हम ले लें, पहले हम एसआई की तरफ चलते हैं, इसको अभी हटाते हैं, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है टेस्ला, और एरिया का मात्रक कितना होता है, मीटर स्क्वायर। तो इसका एक मात्रक तो हो गया टेस्ला मीटर स्क्वायर हो गया, क्या हो गया इसका एक मात्रक, टेस्ला मीटर स्क्वायर। और हम जानते हैं चुंबकीय क्षेत्र का दूसरा मात्रक कितना होता है, न्यूटन बटे एम्पियर मीटर होता है, क्या होता है, न्यूटन बटे एम्पियर मीटर, क्लियर। और एरिया का मात्रक हमारा कितना होता है, मीटर स्क्वायर होता है। तो हम जब इसका चुंबकीय फ्लक्स का बना रहे होंगे तो ये कितना हो जाएगा, न्यूटन बटे एम्पियर मीटर, और यहाँ पर कितना हो गया, मीटर स्क्वायर, मीटर से मीटर कैंसिल हो गया। तो फाई इजिकल टू कितना हो गया, न्यूटन मीटर अपॉन एम्पियर, एक मात्रक इसका ये हो गया। और हम जानते हैं न्यूटन मीटर किसके बराबर होता है, न्यूटन मीटर बराबर होता है जूल के। तो इसका एक मात्रक और हो जाएगा, फाई का मात्रक हो जाएगा जूल बटे एम्पियर, कितना हो जाएगा, जूल बटे एम्पियर। तो यहाँ पर फाई के हमें कितने मात्रक मिल गए, फाई का एक मात्रक तो ये हो गया, और दूसरा हो गया टेस्ला मीटर स्क्वायर, और तीसरा क्या हो गया, न्यूटन बटे एम्पियर मीटर। ये हमने 3 मात्रक इसके बना लिए। अब बात करते हैं इसकी विमा की, किसकी, विमा। तो देखिए विमा बनाने के लिए हम क्या करें, किसी भी एक का इस्तेमाल कर लें। अगर हमें टेस्ला की डायरेक्ट यूनिट वो विमा मालूम है तो ठीक है, डायरेक्ट रख दें। अगर नहीं मालूम है तो हम बेसिक की तरफ लौटते हैं। उसका बेसिक क्या है, ये वाला। तो हम जानते हैं न्यूटन की विमा कितनी होती है, mL/t-2 होती है, क्या होती है, mL/t-2, ठीक है। अब यहाँ पर ये न्यूटन मीटर बटे एम्पियर है, ठीक है। मीटर का जो विमा होती है वो कितनी होती है, L होती है, कितनी होती है, L। और एम्पियर की जो विमा होती है वो कितनी होती है, A होती है, कितनी होती है, A, ठीक है साहब। अब हम इसका टोटल विमा कैलकुलेट कर दें तो विमा इसकी कितनी हो जाएगी, ठीक है। यानी कि फाई की जो विमा है, फाई कितना हो गया, mL/t-2 ऊपर और एक मल्टीपल में L, नीचे कितना है, A। तो इसकी फाई की जो विमा हो गई वो कितनी हो गई, फाई इजिकल टू, यानी कि विमा हो जाएगी इसकी mL/t-2 A-1। ये हो गई हमारी मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स की विमा, ठीक है। अब चलते हैं इसके न्यूमेरिकल के ऊपर, ठीक है। मान लो कोई कुंडली या कोई चीज है, ठीक है, जिसका एरिया उसने दे रखा है, कितना एरिया, 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक। यानी कि जो कोई कुंडली थी, इसका जो एरिया दे रखा है वो कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर की एक कुंडली है, ठीक है। इसका एरिया कितना है, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये कुंडली 0.3 टेस्ला वाले चुंबकीय क्षेत्र में रखी है, और इसके बीच में कितने डिग्री का कोण बनना है, इसके बीच में 30 डिग्री का कोण बनना है। तो आपसे पूछ रहा है कि मैग्नेटिक फ्लक्स इसके अंदर कितना होगा। तो हम जानते हैं फाई इजिकल टू कितना होता है, बी ए कॉस थीटा होता है, ठीक है, बी ए कॉस थीटा। और बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.3। एरिया को हम क्या करेंगे, मीटर स्क्वायर में चेंज कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 10 × 10⁻² का होल स्क्वायर मीटर स्क्वायर, ठीक। तो ये यहाँ से कितना हो गया, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 हो गया, और ये कितना हो गया, 10⁻⁴। यहाँ से ये कैंसिल होगा तो कितना हो गया, 10⁻² मीटर स्क्वायर का एरिया है इसका। तो कितना है, 10⁻²। और हम जानते हैं cos 30 की वैल्यू कितनी होती है,
cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, कितनी होती है √3/2, तो ये कितना हो गया 0.3 इंटू 10⁻², cos 30 की वैल्यू हमने लगा दी √3/2, ठीक है। इसको हमने कैंसिल कर दिया, चाहे तो इसको कैंसिल कर दें इस तरह से, ये हो जाएगा 0.15 √3 इंटू 10⁻² टेस्ला। क्लियर। और अगर हम इसको ऐसे कैंसिल ना करना चाहें तो हम इसका एक आंसर और लिख सकते हैं। देखिए एक आंसर तो हमारा ये हो गया 5, ठीक। दूसरा आंसर हम यहां से बना लें इसका, या फिर एक काम करते हैं 0.3 है तो हम इसको क्या करें 0.3 को 10⁻², ठीक है, ये हम इधर लेके चल रहे हैं, ठीक, इधर। क्लियर। एक आंसर हमने निकाल लिया, दूसरा आंसर हमें निकालना है। क्लियर। वो एक आंसर है, मतलब इसको कैसे तरीके से लिख सकते हैं, ये हो गया हमारा √3 ऐसे ही रह गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा, पॉइंट हटेगा, नीचे एक जीरो पड़ेगा, 10⁻², ये हो जाएगा 3 √3 इंटू 10⁻−3, ठीक है। कितना हो गया टेस्ला मीटर स्क्वायर, ये इसका चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक हो गया। क्लियर। अब चलते हैं हम जरा नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फैराडे की नियम के ऊपर, ठीक। तो देखिए फैराडे का जो नियम है, ठीक है, उसने निम्नलिखित 2 नियम दिए थे। कितने नियम दिए थे 2 नियम दिए थे। पहला नियम, ठीक है, क्या कहता है, पहला नियम है हमारा, इसको हम न्यूमैन का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं न्यूमैन का नियम, ठीक। और दूसरा नियम जो है वो कहलाता है हमारा लेंज का नियम। क्या कहलाता है लेंज का नियम, ठीक साहब। न्यूमैन का नियम या फैराडे का प्रथम नियम क्या कहता है, जब किसी परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन हो रहा होता है, ठीक है, क्या होता है, तो जब किसी परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन हो रहा होता है तो उसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है, एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, और वह उस कारण का विरोध करता है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होता है, ठीक है। तो हम इसको, किताब में हमारी परिभाषा लिखी हुई है, हम उससे याद कर लेंगे, ठीक है। कैसे याद करेंगे, तो सबसे पहली चीज इसमें क्या होगा, नंबर 1 इस पहले होता है इसमें फ्लक्स परिवर्तन। क्या होता है फ्लक्स परिवर्तन होता है, ठीक है। पहले नियम क्या कहता है कि इसके अंदर फ्लक्स परिवर्तन जब हो रहा होगा तो इसके अंदर क्या उत्पन्न हो जाएगा, एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है प्रेरित विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है इसके अंदर, ठीक है, बल उत्पन्न हो जाता है। दूसरी और तीसरी कहानी इसकी क्या है, वह उस कारण का विरोध करता है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है विरोध करता है, क्या करता है विरोध भी करता है। किसका विरोध करता है, जिससे वह स्वयं उत्पन्न हो रहा है, अभी उत्पन्न करा के दिखा देंगे, ठीक है। प्रेरित धारा। दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा नियम है, इस पहले नियम को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम न्यूमैन का नियम। किसको बोलते हैं, इसको न्यूमैन का नियम। यानी कि फैराडे का प्रथम नियम जो है वो क्या कहलाता है, न्यूमैन का नियम कहलाता है। क्लियर। अभी हम चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन करवाएंगे, ठीक है। दूसरा नियम क्या कहता है, जब किसी विद्युत परिपथ में ये घटना हो रही होती है, ठीक है, विद्युत परिपथ के अंदर जब ये घटनाएं हो रही होती हैं तो इसके अंदर जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है, ठीक है, वो चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। ये क्या था हमारा प्रथम नियम था, ठीक। अब चलते हैं हम दूसरे नियम की तरफ। किसकी तरफ, दूसरा नियम। तो दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा नियम, ठीक, दूसरा नियम कहता है वह उस कारण का, वो दूसरा नियम कहता है कि इसके अंदर उत्पन्न विद्युत वाहक बल जो है, ठीक है, वो किसके बराबर होता है, वैद्युत फ्लक्स की ऋणात्मक दर के बराबर होता है, ठीक है। अगर उसमें फेरों की संख्या n है तो हम इसको ऐसे लिख देंगे -n del phi अपॉन del t, ठीक है, इस तरह से लिख देंगे। और del phi हमारा क्या होता है, del phi होता है हमारा फ्लक्स परिवर्तन, यानी कि phi2 - phi1, और del t हमारा कितना है t2 - t1, ये हमारा फ्लक्स परिवर्तन है। क्लियर। यहां तक हमें सारी चीज समझ में आ गई, ठीक है। और एक तरीके से और लिख देते हैं इसको, तो E इक्वल टू जाता है -d phi अपॉन dt, ठीक। ये सब क्या था, ये हमारा तात्क्षणिक निकालने के लिए था। क्या निकालने के लिए था, ये तात्क्षणिक निकालने के लिए होता है। किसके लिए, तात्क्षणिक मान के लिए, तात्क्षणिक मान, यानी कि पल भर के लिए जो निकाला जाता है, ठीक है। ये क्या होता है हमारा, ये हमारा औसत मान होता है। क्या होता है, औसत मान, ठीक है, औसत मान। और इसमें हम क्या करेंगे, लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0 और लगा लेंगे, ठीक है, लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0 इसके अंदर पुट कर लेते हैं। क्लियर हो गया।
तो ये हमारा दूसरा नियम है। अब देखिए फैराडे के नियम की उत्पत्ति के लिए जो एक्सपेरिमेंट था, फैराडेज एक्सपेरिमेंट, ठीक है, क्या है फैराडेज एक्सपेरिमेंट, क्या फैराडे एक्सपेरिमेंट, कहीं कहीं इसको लेंज का एक्सपेरिमेंट भी बोल देते हैं, ठीक। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए एक कुंडली लेंगे और एक चुंबक लेनी है हमको, क्या लेना है, एक कुंडली लेनी है और एक चुंबक लेना है, क्लियर। तो हम उस कुंडली को, एक हमने ये कुंडली ले ली, वो कुंडली कह रहा हूं, ये हमने एक चुंबक ले ली जिसका ये नॉर्थ पोल है, क्या है इसका, ये नॉर्थ पोल होगा एक, और एक इसका क्या होगा, साउथ पोल होगा, क्लियर। तो इसके अंदर से क्या हो रहा होगा, इसके अंदर से चुंबकीय बल रेखाएं इस तरह से निकल रही होंगी, इस तरह से, ठीक है, इनकी कुछ रेंज होगी, इस तरह से जा रही होंगी, इस तरह से निकल रही होंगी, ये चुंबकीय बल रेखाएं इसके अंदर से निकल रही हैं। अब क्या करना है, इसके बाद में हमें लेनी है एक कुंडली, क्या लेनी है, एक कुंडली, ठीक साहब। तो देखिए लेंज ने जो, या फैराडे का जो एक्सपेरिमेंट है, उसने क्या किया था, जब हम इस कुंडली के अंदर इस चुंबक को लेके आएंगे तो इसके अंदर एक प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हो जाएगी और एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। तो देखिए जैसे ही हम इस कुंडली को, इस पूरी कुंडली को इसके अंदर लेके आते हैं, ठीक, तो जैसे ये चुंबकीय बल रेखाएं इसके अंदर एंटर होंगी तो इसके अंदर एक करंट उत्पन्न हो जाएगा या एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है साहब। अब देखिए नॉर्थ डायरेक्शन इस तरफ है, चुंबकीय बल रेखाएं इस तरफ जा रही हैं, तो प्रेरित धारा की दिशा भी क्या होगी, इस तरफ हो जाएगी, यानी कि एंटी क्लॉक चल जाएगी, ठीक है। जब करंट इस तरफ है तो चुंबकीय, जैसे करंट इस तरफ है तो चुंबकीय रेखा बाहर कहाँ होगी, बाहर की तरफ होती है, क्यों, क्योंकि एंटी क्लॉक जब चलता है तो चुंबकीय बल रेखा कहाँ होती है, यानी कि चुंबक क्षेत्र कहाँ बनता है, बाहर की तरफ बनता है, ठीक है। अब इसी कुंडली को हम क्या करें, ये हमने साइड में रख दी, क्लियर, यहां रख दी, इसी कुंडली को इस तरह से प्रवाहित किया जाए, ठीक। अब क्या कर रहे हैं, नॉर्थ पोल की तरफ हमने इसको एंटर किया था, पहले क्या किया था, नॉर्थ पोल की तरफ इसको v वेलोसिटी से या कुछ गति से इसको लेके आए। अब क्या करेंगे, इसी कंडीशन में हम इसको बाहर ले जाएंगे, ठीक है, नॉर्थ की तरफ से चलेंगे, कहां से चलेंगे, नॉर्थ की तरफ से। तो देखिए जैसे ये चुंबकीय बल रेखाएं इससे दूर होंगी तो प्रेरित धारा की दिशा बदल जाएगी, प्रेरित धारा की दिशा क्या होगी, अपोजिट हो जाएगी, अब करंट इस तरह से चलने लगेगा, क्लियर। तो देखिए फैराडेज एक्सपेरिमेंट क्या था, उसके अंदर जब किसी कुंडली में हम चुंबक को प्रवाहित करते हैं तो नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ जो होता है करंट चलने लगता है, यानी कि जिधर नॉर्थ की डायरेक्शन होगी उधर ही करंट चलेगा। तो चुंबकीय बल रेखाएं तो ऐसे जा रही है ना, ऐसे, तो ये करंट भी इस तरह से ही जाएगा, क्लियर। अगर हम साउथ की तरफ से घुसड़ दें इसको, यानी इसी एक्सपेरिमेंट को हम क्या करें, साउथ की तरफ से घुसड़े अभी, अब हम इसका पोल चेंज कर देते हैं, ठीक है, साउथ की तरफ से एंटर करेंगे, इसको कहां करेंगे, साउथ की तरफ से एंटर कर रहे हैं, ठीक है। तब देखिए क्या होगा, तब क्या होगा, मान लीजिए हमने ये पूरी कुंडली उठाई, ठीक है, इस तरह से, ये भी सब उठा ली, इधर डाल ली, सब उठा ली, इधर डाल ली, क्लियर। अब हम क्या कर रहे हैं, साउथ की तरफ से एंटर कर रहे हैं, तो देखिए करंट जो है, ठीक, किस तरफ से एंटर कर रहे हैं, साउथ की तरफ से एंटर कर रहे हैं, और करंट की डायरेक्शन क्या होती है, नॉर्थ डायरेक्शन पे चलती है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, इस कुंडली को जब हम इसके अंदर एंटर कराएंगे, ठीक, इस तरह से, तो नॉर्थ डायरेक्शन से, यानी कि डायरेक्शन क्या होगी चुंबकीय फ्लक्स की, इस तरफ से आ रहा है, तो करंट इसमें कैसा चलेगा, अब करंट अब इसमें एंटी क्लॉकवाइज चलने लगेगा, क्या चलने लगेगा, क्लॉकवाइज। जैसी क्लॉकवाइज आता है तो चुंबकीय क्षेत्र कहाँ हो जाता है, अंदर की तरफ हो जाता है, कहाँ हो जाता है, अंदर की तरफ, ठीक है साहब। अब हम इस थर्ड एक्सपेरिमेंट को भी उठा के इधर डाल देते हैं, ठीक। अब क्या कर रहा है, साउथ की तरफ से एंटर कर दिया, अब साउथ की तरफ से बाहर निकाल लेंगे, कहां निकालेंगे, साउथ की तरफ से हम इसको बाहर निकालेंगे, ठीक है, साउथ की तरफ से बाहर निकालेंगे, तो करंट की दिशा क्या होगी, अब देखिए पहले हमने क्या किया, इस तरफ से एंटर किया, अब इस तरफ से हम इसको बाहर की तरफ ला रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ही बाहर की तरफ लाएंगे अब फिर क्या होगा, करंट की डायरेक्शन फिर चेंज हो जाएगी। तो करंट जब नॉर्थ पोल, करंट इस तरफ गया था, जब साउथ से एंटर करेंगे तो करंट अब क्या होगा, एंटी क्लॉक चल जाएगा, कहां चल जाएगा, एंटी क्लॉक। ये था फैराडे का एक्सपेरिमेंट, जो इसके अंदर धारा उत्पन्न हो रही है, इसी धारा को हम क्या बोलते हैं, प्रेरित धारा बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, प्रेरित धारा बोलते हैं। तो यहां पर हमारा फैराडे का एक्सपेरिमेंट, तो यहां पर क्या होता है, हमारा फैराडे का एक्सपेरिमेंट फिनिश हो जाता है, ठीक है साहब। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक क्या है,
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में सीधे तार के कारण उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल। ठीक, यानी कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र के अंदर हम इसमें क्या करेंगे, हम इसके अंदर एक छड़ लाएंगे। ठीक है, तो हमने एक समान चुंबकीय क्षेत्र बना लिया, मान लो ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक, इसके अंदर हमें कोई छड़ एंटर करनी है, क्या करनी है, इसके अंदर कोई छड़ एंटर करनी है जिसकी लंबाई कितनी होगी, L। मान लो L लंबाई की आपने ये छड़ ले ली, ये L लंबाई की छड़ है। ठीक, इसको आपने इस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रख देना है। ठीक है साहब, तो देखिए ये इसका चुंबकीय क्षेत्र होगा। ठीक है, ये इसकी कुछ लंबाई L हो जाएगी, कैपिटल L ले लो या स्मॉल l ले लो, कोई एक हमने लंबाई ले ली, स्मॉल l है। क्या है इसकी लंबाई, स्मॉल l लंबाई की ये छड़ है, इस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर हमने इसमें रख दी। ठीक है साहब, तो देखिए ये सब जो होता है लॉरेंज बल के आधार पर होता है, तो इसके ऊपर जो होगा एक बल लगेगा जिसका मान होगा F बराबर BIL। ठीक है साहब, इतना इसके अंदर बल लग रहा होगा, लेकिन इसके अंदर होगा क्या, इसके अंदर यानी कि विद्युत बल जो है या वैद्युत बल, ठीक है, वैद्युत बल बराबर होगा किसके, चुंबकीय बल के, किसके, चुंबकीय बल की। ठीक है साहब, यानी कि F मैग्नेटिक बराबर हो जाएगा F इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक, और हम जानते हैं मैग्नेटिक फोर्स कितना होता है हमारा, मैग्नेटिक फोर्स यानी कि Fm जो बराबर होता है वो किसके होता है, QVB के, और F इलेक्ट्रोस्टैटिक्स किसके बराबर होता है, E इंटू क्यू के। ठीक है, दोनों के मान आपस में बराबर है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको इसके बराबर कर लेंगे। तो जैसे ही हमने इस समीकरण को बराबर करा तो हमको मिल गया क्या, हमको मिल जाता है क्या, QVB बराबर E इंटू क्यू, क्यू से ये क्यू यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, और ये VB जो है हमारा वो किसके बराबर हो गया, E के। ठीक है, और हम जानते हैं यहाँ पर V हमारा क्या है, वेग है। ठीक है, और E क्या है हमारा, चुंबकीय क्षेत्र है, और B क्या है हमारा, B हमारा चुंबकीय क्षेत्र है, E क्या है हमारा वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है साहब, E हमारा वैद्युत क्षेत्र है, तो यहां से हम वेग फिल्टर निकाल सकते हैं। वेग फिल्टर हमारा कितना हो गया, यानी कि वेग फिल्टर हमारा बराबर हो जाता है E अपॉन B के। तो इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, वेग फिल्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, वेग फिल्टर। ठीक, वेग फिल्टर क्या होता है, रेशियो होता है किस चीज का, वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का रेशियो। ठीक है, वेग फिल्टर। ठीक, इतना समझ में आ गया, वेग फिल्टर होता है। अब हम जानते हैं जब इसके अंदर प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी तो छड़ की लंबाई है, इसके ऊपर प्रेरित यानी कि उत्पन्न विभव भी कुछ होगा। ठीक है, उत्पन्न विभव, तो हमने इसको यहां पर मान लिया समीकरण नंबर 1, ये अलग कहानी थी, ये वाली जो थी अलग कहानी थी थोड़ी सी। ठीक, ये हमारी अलग कहानी थी। अब हम क्या करेंगे, वी नो डेट E बराबर कितना होता है, E बराबर होता है हमारा V अपॉन L। ठीक है, तो यहां पर V क्या है, हमारा विभव है, और विभव यहां पर हमारा कैसा होगा, उत्पन्न यानी कि प्रेरित विद्युत वाहक बल है, और प्रेरित विद्युत वाहक बल को हम कितना लिख सकते हैं, स्मॉल e लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो गया, E अपॉन L। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस E का मान जैसे ही उठा के इसके अंदर रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा VB बराबर E अपॉन L। तो यहां से E का मान कितना मिल गया हमको, VBL मिल गया। ठीक, E बराबर VBL। अब हम देखते हैं इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल। ठीक, क्या देखते हैं, एक न्यूमेरिकल देखते हैं। मान लो कोई छड़ है, ठीक है, वो चुंबकीय क्षेत्र के अंदर 20 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रही है, क्लियर, और उसके अंदर उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र है वो है 0.8 टेस्ला। कितना है, 0.8 टेस्ला। ठीक, अब उसके ऊपर और छड़ की जो लंबाई है वो दिया आपको 10 सेंटीमीटर। ठीक, यानी कि 10 सेंटीमीटर की एक छड़ जब 0.8 टेस्ला वाले चुंबकीय क्षेत्र के अंदर 20 मीटर पर सेकंड से प्रवेश करती है तो उसके अंदर उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल आपको ज्ञात करना है। तो ये कितना हो जाएगा, E बराबर VBL। क्लियर, सेंटीमीटर को तुरंत हम क्या करेंगे, मीटर में चेंज कर देंगे, और ये हो गया हमारा 0.1 मीटर, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 10 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। कोई भी एक हम इसके अंदर लिख सकते हैं, कोई भी एक वैल्यू। ठीक, और V का मान कितना दिया हुआ है आपको, 20 दिया हुआ है, और B का मान कितना है, 0.8 है, और लंबाई कितनी है, 10 की पावर -2 मीटर की है। ठीक है, पॉइंट हटाया, नीचे एक जीरो बढ़ा लिया, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल कर दिया, तो ये कितना हो गया, 8 दूनी 16 हो गया, और यहाँ पर कितना हो गया, 10 की पावर -2। पॉइंट हटाएंगे और बढ़ाना चाहें तो इतना ही छोड़, या तो इतना ही छोड़ दें, या फिर हम इसको ऐसा कर सकते हैं, यानी कि हम एक काम करें, ठीक है, इसको लिख दें 1
16 लिख देते हैं और नीचे 10 की पावर 2 को लाए तो माइनस की है, प्लस की हो जाएगी 10 की। अब 100 का डिवाइड कर देंगे तो ये हो गया हमारा 0.16 वोल्ट। प्रेरित विद्युत वाहक बल जो है एक वोल्टेज है, इसका मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। इसकी विभव वही होगी जो विभव की विभव होती है। क्लियर? ठीक, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है? हमें फैराडे के नियम की उत्पत्ति करनी है। क्या करना है? फैराडे के नियम की उत्पत्ति, लॉरेंज बल की यानी कि फैराडे के नियम की उत्पत्ति करेंगे। किसके आधार पर? लॉरेंज बल के आधार पर। तो देखिए इसमें हम क्या लेते हैं? एक हॉर्स शू मैग्नेट लेते हैं। क्या लेते हैं? एक हॉर्स शू मैग्नेट लिया हमने। ठीक है साहब, इसको एक समान चुंबकीय क्षेत्र में हमें रखना है। किस में रखना है? एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखना है। ठीक, इस मैग्नेट को। अरे क्या है भाई, ठीक, ये रहा। अब इसके ऊपर हम क्या करें? कोई एल लंबाई की छड़ लाके इसके ऊपर रख दे। कौन सी लंबाई की छड़? एल लंबाई की छड़ इसके ऊपर लाके रख देते हैं। ठीक, क्लियर? ये जो छड़ है, ये जो छड़ है, ठीक, ये पहले यहां थी। कहां थी? यहां पर थी। क्लियर? अब ये बढ़ेगी आगे, तो बढ़ेगी, तो जब बढ़ेगी तो बढ़ेगी। अभी हम क्या करते हैं? एक समान चुंबकीय क्षेत्र बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? एक समान चुंबकीय क्षेत्र। ये हमने एक समान चुंबकीय क्षेत्र इसके ऊपर बना लिया। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हमने ये बना ली। इस छड़ को इसके अंदर लाके रखा है। अब हमें क्या करना है? फैराडे के नियम की उत्पत्ति करनी है। तो हमें ये प्रूव करना होगा माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी, या फिर हम क्या करेंगे? इसको ही प्रूव कर देंगे, ई इजकल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी। एन तो कणों की संख्या है ना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? देखिए, जैसे ही हम इसको v वेग से इधर की तरफ लाते हैं, किस वेग से? v वेग से हम इसको इस तरफ लेके आते हैं। v वेग से इस तरफ खींचेंगे। ठीक है, v वेग से इस तरफ खींच रहे हैं। तो जैसे ही हमने इस छड़ को खींचा, इस छड़ को v वेग से इधर की तरफ खींचा, ये तो देखिए इसका कुछ काल मतलब ये कुछ डेल्टा x दूरी चल लेगी। कहाँ चल लेगी? डेल्टा x दूरी चल लेगी। यानी कि छड़ अभी कहाँ थी? छड़ अभी हमारी यहां पर थी ना। ठीक, यहां पर ये छड़ है। ठीक, तो इस छड़ को जब हम इधर की तरफ लाए थे v वेग से, तो इसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया था। क्या किया था? इसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया था। मान लो इसका यहां से लेके यहां तक इसका डिस्टेंस कितना था? dx था। ठीक है, अब इसके ऊपर एक बल इधर की तरफ लग रहा होगा और एक बल इधर की तरफ लग रहा होगा। तो इस पर लगने वाला जो बल होगा वो कितना होगा? F बराबर BIL, माइनस का लेकर चलेंगे, माइनस का लेकर चलेंगे, क्योंकि क्षेत्र के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। ठीक है, अब दूसरी चीज है, इसने जो कार्य किया, यानी कि ये तो क्या था? इसका बल था। अब इसके ऊपर जो कार्य हुआ वो कार्य कितना हो गया? W बराबर F इंटू डेल्टा एक्स हो गया। ठीक है, बल का मान हमने उठा के इसके अंदर रख दिया, माइनस BIL इंटू डेल एक्स। क्लियर? अब हम जानते हैं दूरी बराबर कितना होता है? 4 गुणा समय। v वेग से इसको लेके चले थे। ठीक है, तो डेल्टा x किसके बराबर हो जाएगा? डेल्टा x बराबर हो गया हमारा v इंटू डेल्टा टी के। ठीक, ये कितना हो गया? माइनस BIL। ठीक है, और ये हमारा कितना हो गया? v इंटू डेल्टा टी, v इंटू डेल्टा टी। अब देखिए ये हम जानते हैं q बराबर कितना होता है? IT। क्या होता है? q बराबर हमारा IT। तो ये कितना हो जाएगा? b बराबर L। ठीक है, यानी कि ये तो हमारा हो गया IT, ये हो गया हमारा IT। तो ये किसके बराबर हो गया? Q के। अरे ये क्या कर दिया? BIL इंटू डेल्टा एक्स। तो इसको डेल्टा को हटाओ ना, BIL। ये हो गया हमारा V इंटू डेल्टा टी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? ये BIL, ठीक है, ये तो हमारा हो जाएगा, यहाँ पर V बच जाएगा, और IT को हम क्या लिख सकते हैं? Q लिख सकते हैं। तो इसके ऊपर जो अल्पतम कार्य हुआ वो कितना हुआ? डेल्टा W हुआ। क्या हुआ? डेल्टा W। और जब इसके ऊपर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, ठीक है, तो हम जानते हैं विभव किसके बराबर होता है? V बराबर W अपॉन Q के। ठीक है साहब, तो यहां पर हमने क्या किया? इसको हम करते थोड़ा सा छोटा। ठीक साहब, अब देखिए ये सारी कहानी हो गई इसके ऊपर। अब एक चीज हम जानते हैं, क्या? विभव जो होगा, यानी कि उत्पन्न विभव,
वो किसके बराबर होगा? प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। क्या होगा? प्रेरित विद्युत वाहक बल के, यानी कि E बराबर कितना हो गया? W अपॉन क्यू। ठीक है, E बराबर हमारा कितना हो गया? dW अपॉन क्यू। इस W का मान उठा के, इसको मान लो समीकरण नंबर 2, इसको मान लो समीकरण नंबर 1, इस dW का मान उठा के हम क्या करेंगे? इसके अंदर पुट कर देंगे। तो E बराबर हमें यहां पर कितना मिल गया? dW की जगह हम लेके आए माइनस BVL इंटू क्यू अपॉन, नीचे एक क्यू पहले से मौजूद है, इस क्यू से ये क्यू कैंसिल हो गया। क्या हो गया? इस क्यू से ये क्यू कैंसिल हो गया और E बराबर हमें फिर मिल गया माइनस BVL मिल गया। ठीक, ये वही चीज हो गई, मैग्नेट को हमने इसके ऊपर घुमा दिया। लेकिन हमें करना क्या है? हमें तो फैराडे के नियम की उत्पत्ति करनी है। ठीक, फैराडे के नियम की उत्पत्ति करनी है, तो हम इसको थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। इतना हो गया, यानी कि समीकरण नंबर 3 हम मान चुके हैं। अब देखिए इसके अंदर कुछ फ्लक्स परिवर्तन होगा। जब फ्लक्स परिवर्तन होगा तभी तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, है? ठीक है साहब, तो मान लो इसके ऊपर जो फ्लक्स परिवर्तन हुआ, ठीक ठीक, वो कितना हो गया? यानी कि डेल्टा फाई कितना हो गया? डेल्टा फाई। और डेल्टा फाई किसके बराबर होता है? बी इंटू, यानी कि क्षेत्रफल में परिवर्तन, डेल्टा ए। ठीक है साहब, अब बी का मान हम क्या करें? और हम जानते हैं जब हम इसको डी फाई अपॉन डी टी है, यानी कि समय परिवर्तन के साथ में अगर इसको लिख दें तो ये किसका हो गया? डी फाई अपॉन डी टी। या एक काम करो, बोर्ड है, ठीक है, हम क्या करेंगे? इसको मान लें समीकरण नंबर 4। क्या मान लें? समीकरण नंबर 4 हमने इसको मान लिया। फ्लक्स परिवर्तन हो रहा है तो परिवर्तन होने में कुछ समय लगेगा, या समीकरण 4 का दोनों ओर क्या करें? डेल्टा टी के सापेक्ष अवकलन कर दें, या डेल्टा टी का हम गुणा भाग लगा दें। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा? बी इंटू डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। क्लियर? ये हो गया। और हम जानते हैं ये हमारा किसके बराबर होता है? ये तो हमारा ई के बराबर होता है। और बी इंटू डेल्टा ए इंटू डेल्टा टी करना है हमको। ठीक है साहब, क्या करना है? बी ए इंटू डेल्टा टी, और ये हमारा विद्युत वाहक बल के बराबर आ गया। तो डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी ये किसके बराबर होता है? हमारा ई के बराबर होता है। तो यानी कि हम यहां से क्या करें? क्षेत्रफल में परिवर्तन हमने ले लिया। ठीक है साहब, बी ए इंटू डेल्टा टी। ठीक है साहब, और क्षेत्रफल हमारा कितना परिवर्तित हुआ? डेल्टा एक्स तो उधर चल गया, यानी कि क्षेत्रफल में परिवर्तन लेना है। क्या लेना है हमको? क्षेत्रफल में परिवर्तन। मान लो इसकी लंबाई ये एल है, कितनी लंबाई का है? एल। तो क्षेत्रफल में कितना परिवर्तित हुआ? एल इंटू डेल्टा एक्स परिवर्तन हो जाएगा, यानी कि डेल्टा ए इजकल टू कितना हो गया? एल इंटू डेल्टा एक्स। कितना हो गया? एल इंटू डेल्टा एक्स। और डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी को हम ऐसे लेके चल दिए। ये हो गया हमारा बी, और डेल्टा ए की जगह हम कितना लिखेंगे? एल इंटू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। और हम जानते हैं डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी किसके बराबर होता है? डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी हमारा होता है बी वी के बराबर। किसके बराबर होता है? वी के बराबर होता है। तो हम जानते हैं डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी ये हमारा किसके बराबर आ गया? ये हमारा हो गया बी वी एल हो गया। कितना हो गया? बी वी एल। और इस बी वी एल की जगह हम कितना लिख सकते हैं? इसको मान लें हम समीकरण नंबर 5। क्या मान लें? 5। तो यहां पर लिख देंगे हम समीकरण 5 व 3 से। किससे? 5 व 3 से। तो जैसे ही हम 5 व 3 करेंगे तो ई का मान हमारा किसके बराबर आ गया? माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। यही हमको प्रूव करना था। तो स्टार्ट करते हैं स्वयं प्रेरण। देखिए स्वयं प्रेरण क्या होता है? जब किसी कुंडली में कोई धारा प्रवाहित कर दे और धारा प्रवाहित करने पर विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा, जिसकी वजह से विद्युत धारा उत्पन्न होगी और वो क्या करेगी? अपोजिशन में चलने लगेगी। तो इस घटना को क्या बोलते हैं? विद्युत वो बोलते हैं स्वयं प्रेरण। क्या बोलते हैं? स्वयं प्रेरण। मान लीजिए आपने ये कोई कुंडली ली, ठीक है, मान लीजिए ये आपकी कोई कुंडली है, इसमें एन फेरे हैं, ठीक है, एन फेरों की एक कुंडली है ये। इसके एक सिरे को हमने धन से और दूसरे को हमने ऋण से जोड़ दिया और एक कुंजी के ला दी यहाँ पर। ठीक, तो देखिए जैसे ही इस कुंडली के अंदर धारा प्रवाहित होगी, ठीक है, जैसे ही इस कुंडली के अंदर धारा प्रवाहित होगी तो क्या होगा? धारा, विद्युत धारा हमारी इस तरह से चलेगी, इसके अंदर एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी। कहाँ उत्पन्न हो जाएगी? प्रेरित धारा। तो धारा की दिशा किस तरफ होगी? इस तरफ होगी। और प्रेरित धारा की दिशा क्या होगी? अपोजिट होती है इसकी। इसके अंदर क्या होगा? एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी। तो इस घटना को हम क्या बोलते हैं? स्वयं प्रेरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्वयं प्रेरण। अब देखिए ये क्या है? अगर हम धारा बढ़ा रहे हैं, ठीक है, दो कंडीशनें बनती है इसमें। धारा बढ़ रही है, यदि
धारा बढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम, धारा बढ़ा रहे हैं, तो क्या होगा। और दूसरी चीज है, अगर धारा घट रही है तो क्या होगा। देखिए नंबर 1, जब हम धारा बढ़ाते हैं, ठीक है, धारा बढ़ाते समय, जब धारा बढ़ा रहे होंगे, ठीक है, तो धारा बढ़ाते समय क्या होगा, धारा बढ़ाते समय धारा की दिशा स्वप्रेरित मतलब प्रेरित धारा की दिशा के विपरीत होगी, ठीक है। क्या होता है, धारा की दिशा प्रेरित धारा के विपरीत होती है, यानी कि धारा की दिशा प्रेरित धारा के विपरीत होती है। क्या होती है, प्रेरित धारा के विपरीत, ठीक साहब, धारा के विपरीत होती है। क्लियर हो गया। अब अगर धारा का मान घट रहा है, धारा का मान घट रहा है, तो धारा के मान घटते समय क्या होगा, धारा और प्रेरित धारा की दिशा, दोनों की दिशा एक दिशा में होगी, समान दिशा में होता है, ठीक है। यानी कि धारा घटाते समय, धारा घटाते समय, ठीक है, धारा घटाते समय, धारा घटाते समय क्या होगा, धारा घटाते समय क्या होगा, धारा घटाते समय धारा की दिशा प्रेरित धारा की दिशा के समान होगी, यानी कि धारा की दिशा प्रेरित धारा की दिशा के समान होती है, यानी कि प्रेरित धारा की दिशा के समान होती है, दिशा के समान होती है, ठीक। यानी कि देखो क्या होगा, कोई भी हम कुंडली लें जिसके अंदर n नंबर ऑफ टर्न्स मौजूद हैं, जब उसके अंदर कोई हम धारा प्रवाहित करते हैं, तो धारा प्रवाहित करते टाइम में क्या होता है, प्रेरित धारा का उत्पन्न होना, क्या कहलाती है ये घटना, स्वप्रेरण कहलाती है। क्या कहलाती है, स्वप्रेरण, ठीक है। अब इसका कुछ प्रेरण गुणांक होता है, मान लो इसका कुछ प्रेरण गुणांक होगा, अब हमें उसकी बात करनी है, ठीक है। चलते हैं जरा इधर की तरफ। देखिए ये कुंडली थी, इसमें हमने धारा प्रवाहित की, तो धारा प्रवाहित करते टाइम में क्या होगा, धारा प्रवाहित हम जैसे इसके अंदर करेंगे, क्लियर, तो मान लो इसके अंदर जो है n नंबर ऑफ टर्न्स मौजूद है, ठीक है, n नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होने लगेगा, ठीक है, क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि यहां पर n फाई यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स और फाई का मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, आई के, ठीक है। यानी कि अगर नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दिए जाएं तो धारा का मान बढ़ जाएगा, चुंबकीय फ्लक्स का मान बढ़ जाए तो धारा का मान बढ़ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको एक नियतांक लाते हैं इसके अंदर, जो इसका नियतांक कितना होगा, एल होगा, उससे रिप्लेस कर देंगे। तो यहां से हमको मालूम चला कि एन फाई बराबर किसके हो जाएगा, एल आई के बराबर हो जाता है, क्लियर। यानी चुंबकीय फ्लक्स का मान क्या होगा, हमारे प्रेरित धारा और आई का गुणनफल कहलाता है। तो यहां से हमको ये वाला मान मिल गया, यहां से हम क्या करें, एल का मान निकाल लें, तो एल इजकल टू कितना होगा, एन फाई अपॉन आई, क्या हो जाएगा, एन फाई अपॉन आई, प्रेरक है, ठीक है। इसका मात्रक क्या होता है, मात्रक इसका हेनरी होता है, क्या होता है, हेनरी इसका मात्रक है, ठीक। अब जरा हम चलते हैं, देखिए अगर परिपथ में एकांक धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है, यानी कि धारा का मान एकांक है, तो हम क्या करेंगे, आई का मान ले लें एक, ठीक है, एकांक धारा के लिए, किसके लिए, एकांक धारा, जब एकांक धारा प्रवाहित होगी तो आई का मान कितना हो जाता है, 1, ठीक है। तो आई का मान जैसे ही 1 होगा तो यहां पर कितना मिल जाएगा, एन फाई, ठीक है। यानी कि जब एकांक धारा प्रवाहित हो रही होती है तो प्रेरण का मान जो होता है, यानी कि स्वप्रेरण का मान जो होता है नंबर ऑफ फ्लक्स के बराबर हो जाता है, नंबर ऑफ टर्न्स और फ्लक्स के मल्टीप्लिकेशन के बराबर हो जाता है, ठीक। अब देखिए जब इसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हो रही है, क्या उत्पन्न हो रही है, प्रेरित धारा, तो इसका कुछ प्रेरित विद्युत वाहक बल भी होगा, ठीक है। तो हम जानते हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल ई बराबर होता है हमारा एन फाई अपॉन, प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है एन डी फाई अपॉन डी टी, यानी कि चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर क्या होता है, हमारा प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है। यहां से हम फाई का मान निकाल लें, यहां से हम अगर फाई का मान निकाल लेते हैं तो फाई बराबर हमें कितना मिल जाएगा, एन अपॉन एल अपॉन एन मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, एल अपॉन एन। तो इसके अंदर जैसे हम इसको पुट कर देंगे तो माइनस एन, ठीक है, ये कितना हो गया हमारा, इसको रख रहे हैं इसको, ठीक है, यानी कि फाई का मान हम यहां से निकालेंगे, इसको नहीं निकालें, फाई का मान हम यहां से निकाल रहे हैं। तो फाई का मान हमने निकाल लिया तो ये कितना हो गया, एल आई अपॉन एन इजिकल टू फाई। इस मान को उठा के जैसे ही हम इसके अंदर पुट करेंगे, ठीक है, इस मान को उठा के जैसे ही हम इसके अंदर पुट करेंगे तो ई बराबर कितना हो गया, माइनस एन, और फाई की जगह हम कितना लगा देंगे, डी आई, फाई की जगह कितना लगा रहे हैं, एल आई, डी एल आई अपॉन एन
इंटू डी टी। एन से एन कैंसिल हो गया तो ई इजकल टू कितना हो गया माइनस एल डी आई अपॉन डी टी के बराबर हो जाता है। ई बराबर हमारा कितना हो गया एल डी आई अपॉन डी टी। ठीक है साहब, अब हम क्या करें, यहां से हो गया। तो अगर हम एल का मान निकालना चाहते हैं, ठीक है, किसका मान निकालना चाहते हैं, ये तो हमारा प्रेरित विद्युत भाग बल हो गया ई का मान। तो एल का मान जब हम निकालेंगे यहां से तो एल किसके बराबर हो जाएगा, देखिए एल का मान हम यहां से निकाल लें तो ये हो गया ई अपॉन डी आई इंटू डी टी। ठीक है, तो हम यहां से एल बराबर जैसे निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा ई अपॉन डी आई अपॉन डी टी हम ले लें। टी का हम नीचे डिवाइडेशन में इसको लिया है तो ये हो जाएगा हमारा डी आई अपॉन डी टी। ठीक, इसका मात्रक की बात करें, ठीक है, तो एल भी हमारा यहां से निकल गया और दूसरी चीज हमारा क्या निकल गया, एक तो इस पद में निकल गया, दूसरा इस पद में निकल गया। क्लियर। अब हम जरा बात करते हैं किसकी, इसके मात्रक की, किसकी मात्रक की बात करते हैं। तो मात्रक बनाने के लिए हम इस वाले फॉर्मूले को उठा लेते हैं, कोई सा भी उठा लें, ठीक है, मात्रक हमारा सेम ही आएगा जिससे भी निकालेंगे। तो हम क्या निकाल रहे हैं मात्रक, ठीक है साहब, मात्रक। तो मात्रक निकालने के लिए हमने ये वाला फॉर्मूला उठा लिया साहब, यानी कि हमारा जो है एल बराबर कितना है ई अपॉन डी आई अपॉन डी टी। अब एल तो हमारा प्रेरण है, ठीक है, इसका मात्रक हेनरी होता है। ई क्या है हमारा वोल्ट है, क्या है वोल्टेज होता है, इसका मात्रक क्या होता है वोल्ट। तो हम जानते हैं कि हम इसका जब मात्रक रखेंगे, ठीक है, तो ई अपॉन डी आई अपॉन डी टी हमने चुपचाप लिख लिया यहाँ पर। तो ये हमारा कितना हो गया वोल्ट, ठीक है, और धारा का मात्रक कितना होता है एम्पियर होता है, और समय का मात्रक क्या होता है सेकंड होता है। ठीक है साहब, तो 1 वोल्ट बटे एम्पियर यानी कि 1 वोल्ट सेकंड, 1 वोल्ट सेकंड बटे एम्पियर किसके बराबर होता है हेनरी के बराबर होता है। किसके बराबर होता है हेनरी के। ये तो हो गया कहानी। अब जरा इसकी हम विमा बना लें, क्या बना लें विमा। तो देखिए विमा बनाने के लिए हमें इस वाले फॉर्मूले का या किसी एक फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लें। इसका मात्रक क्या हो गया वोल्ट सेकंड अपॉन एम्पियर। ठीक साहब, अब हम जानते हैं वोल्ट का मात्रक कितना होता है जूल पर कूलाम होता है। कितना होता है जूल पर कूलाम। तो इसको लिख लिया हमने जूल पर कूलाम इंटू सेकेंड अपॉन नीचे कितना आ गया एम्पियर। तो ये कितना हो गया जूल सेकेंड अपॉन एम्पियर कूलाम। ठीक है, जूल सेकेंड बटे एम्पियर कूलाम इसका ही हो गया। अब जब हमें इसकी विमा बनानी है, हम जानते हैं जूल की विमा कितनी होती है। जूल की विमा तो होती है ML_T-2 ML/T -2 यानी कि न्यूटन सेकंड होती है। तो न्यूटन मीटर होती है। जूल का मात्रक जो होता है न्यूटन मीटर के बराबर होता है। तो वहां से अगर हम बनाएंगे तो न्यूटन की मात्रा कितना, न्यूटन की विमा कितनी हो जाती है ML/T -2 हो जाती है और L उसके अंदर होगा तो L मल्टीपल हो जाता है। तो हम यहाँ से डायरेक्ट जूल की विमा लिख लिया हमने ML/T -2। ठीक, T क्या है हमारा समय। तो समय का मात्रा यानी कि समय की जो विमा होती है वो क्या होता है T। क्या है हमारा सेकंड, यानी कि सेकंड का जो विमा हम लिखेंगे वो कितनी लिख देंगे कैपिटल T लिख देंगे। तो हम इसको S ले लेते हैं। तो ये कितना हो गया हमारा कैपिटल T हो गया। ठीक है साहब, एम्पियर की विमा कितनी होती है A होती है। एम्पियर की विमा कितनी होती है A। ठीक, और कूलाम की विमा कितनी होती है AT होती है। कूलाम की विमा कितनी होती है AT। ठीक है साहब, अब हम क्या करेंगे, हमें ये सारी चीजें मिल गई तो अब हम इसका क्या बना लें, अब इसकी संपूर्ण विमा बना लेते हैं हेनरी की। ठीक है साहब, हेनरी की विमा हमने बनाई तो कितनी हो गई ML, ये ऊपर जाएगा जूल की विमा ML/T -2 हो जाती है यहाँ पर। ठीक, और ये हमारा क्या कितना बचा यहाँ पर सेकंड है तो ये क्या हो गई T हो गई, और नीचे चले तो ये किसके बराबर हो गया हमारा AT। एम्पियर की विमा एम्पियर की विमा कितनी होती है A, और कूलाम की विमा कितनी होती है AT। तो देखिए T से तो ये वाला T कैंसिल कर लें तो नीचे ऊपर कितना बच जाएगा हमारा ML/T -2 और नीचे कितना बचा AT। कितना बचा A2 बचा, क्या बचा A2। ठीक है साहब, तो ये कितनी हो गई ML/T -2 A-2। ठीक है, यह क्या हो गई हमारी प्रेरण की विमा हो गई L की विमा। ठीक है, अब जरा चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। इसका नेक्स्ट टॉपिक क्या है, समतल कुंडली में स्वयं प्रेरण। समतल कुंडली में स्वयं प्रेरण निकालना है हमें। काय में निकालना है समतल कुंडली में स्वयं प्रेरण। ठीक है साहब, तो देखिए एक हमने समतल कुंडली ली जिसका कुछ स्वयं प्रेरण होगा, जिसका कुछ चुंबकीय क्षेत्र होगा। मान लो हमने एक समतल वृत्ताकार कुंडली ले ली। ठीक है, कौन सी कुंडली ले ली वृत्ताकार कुंडली हमने ले ली। तो ये हमारा एक वृत्त है। ठीक है, वृत्ताकार कुंडली है, इसकी कुछ त्रिज्या होगी। ठीक है, इसकी त्रिज्या हमने मान ली R है। ठीक,
तो इसके ऊपर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा? तो इसका जो चुंबकीय क्षेत्र होगा कितना होगा? इसका चुंबकीय क्षेत्र, तो इसका चुंबकीय क्षेत्र हम जानते हैं, हमने चुंबकीय क्षेत्र वाले चैप्टर में पढ़ रखा है। वृत्ताकार कुंडली का चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है? B = N μ0 I अपॉन 2R होता है। क्लियर? जैसे ही इसके अंदर धारा प्रवाहित होगी, मान लो इसकी धारा इस तरह से जा रही है, I ऊपर की तरफ है, ठीक है, यानी कि I क्या है? एंटी क्लॉक जा रहा है, तो चुंबकीय क्षेत्र कहाँ होगा? बाहर की तरफ होगा। ठीक है साहब, ये हो गया हमारा B। अब क्या होगा? जैसे ही इसमें धारा प्रवाहित की जाएगी तो इसके अंदर एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी। वो क्या करेगी? इसी कारण का विरोध करने लगेगी। ठीक है, इसी कारण का विरोध करने लगेगी। तो मान लीजिए इसका कुंडली का स्वप्रेरण कितना होगा? L = N phi अपॉन I। ये होता है प्रेरण का फॉर्मूला नंबर 1 और नंबर 2। इसको हमने मान लिया ये वाला। अब देखिए इसके अंदर चुंबकीय फ्लक्स कितना परिवर्तित होगा? तो चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित के लिए हम जानते हैं फाई बराबर कितना होता है? BA होता है। तो अब हमने इसको मान लिया समीकरण नंबर 3। इसको हमने क्या मान लिया? समीकरण नंबर 3 मान लिया साहब। ये होगा हमारा समीकरण नंबर 3। अब हम क्या करेंगे? देखो B का मान उठाए समीकरण नंबर 3 में रख दें। ठीक है, यानी कि क्या कर रहे हैं हम? समीकरण 1 व 3 से। तो साहब हमारा समीकरण नंबर 1 व 3 क्या कहता है कि फाई किसके बराबर हो जाएगा? B का मान उठाएंगे तो क्या रख देंगे? N μ0 I अपॉन 2R हमने ये रख दिया। ये किसका मान हो गया? B का। और ये हमने ले लिया एरिया A। अब हम जानते हैं कि वृत्ताकार कुंडली का जो एरिया होता है वो कितना होता है? πr² के बराबर होता है क्षेत्रफल। ठीक है, समतल वृत्ताकार कुंडली का जो क्षेत्रफल है वो A बराबर कितना है? πr² है। तो हम क्या करेंगे? इस A का मान उठा के इसके अंदर रखेंगे तो फाई बराबर कितना मिल जाएगा हमको? N μ0 I अपॉन 2R इंटू A की जगह हमने कितना रखा दिया? πr²। तो R से R ये वाला कैंसिल हो गया। तो इसके अंदर चुंबकीय फ्लक्स कितना उत्पन्न हुआ? N μ0 I। ठीक है, और ये कितना हो गया? πr अपॉन 2। तो ये हो गया कि समतल वृत्ताकार कुंडली के अंदर इतना तो चुंबकीय फ्लक्स निकलेगा, इतना चुंबकीय फ्लक्स निकलेगा। अब हमें इसका क्या निकालना है? प्रेरण निकालना है। क्या निकालना है? प्रेरण। तो हम जानते हैं प्रेरण के लिए हम क्या करेंगे? ठीक है, हमें क्या निकालना है? इसका प्रेरण। ठीक, प्रेरण हम जब निकालेंगे तो इसके अंदर फॉर्मूला लगा देंगे, L = N अपॉन I और फाई का मान उठा के ये वाला रख देंगे। तो कितना हो गया? N μ0 I πr अपॉन 2। ठीक है, N μ0 I πr अपॉन 2 ये हो गया हमारा इसके अंदर। तो I से I ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो L बराबर कितना हो गया? N² μ0 πr अपॉन 2। ये हो गया हमारा समतल कुंडली का स्वप्रेरण। इसका मात्रक क्या होता है? मात्रक इसका हेनरी है। ठीक है साहब, अगर पूछ ले आपसे, ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि इसके अंदर फ्लक्स कितना होगा तो हम फ्लक्स निकालने के लिए क्या करेंगे? ये वाला फॉर्मूला इसके अंदर पुट कर देंगे। ये हमारा काय के नहीं होगा? फ्लक्स के नहीं हो गया। ये हमारा किसके नहीं हो गया? प्रेरण के नहीं हो गया। ये किसके नहीं हो गया? फ्लक्स के नहीं है। ठीक है, और ये हमारा किसके लिए हो गया? प्रेरण के लिए। किसके लिए हो गया? प्रेरण के लिए। क्लियर? ठीक है, चलते हैं अब जरा दूसरे टॉपिक की तरफ। लंबी प्रणालिका का स्वप्रेरण निकालना है। तो हम जानते हैं इसमें भी वही कहानी करेंगे जो हमने इसके अंदर की है। इसके अंदर देखो चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे पहले कि इसका लंबी प्रणालिका का चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है। ठीक है साहब, लंबी प्रणालिका का चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे। फिर उसके बाद में क्या निकालेंगे? लंबी प्रणालिका नहीं, प्रेरण का फॉर्मूला यही होगा और चुंबकीय फ्लक्स का फॉर्मूला यही होगा। ठीक, तो हमारी लंबी प्रणालिका का जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो कितना होता है? यानी कि प्रणालिका का चुंबकीय क्षेत्र। ठीक साहब, प्रणालिका का चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है? B = N μ0 I। ठीक है, अब N क्या है? प्रति एकांक लंबाई का जब फॉर्मूला लगाते हैं तो N को हम कितना ले लेते हैं? N अपॉन L ले लेते हैं। प्रति एकांक लंबाई पे इतना आ रहा है। ठीक, तो B = कितना हो गया? N कैपिटल N लिखो, N अपॉन L और μ0 इंटू I। ये हो गया हमारी लंबी प्रणालिका का चुंबकीय क्षेत्र। अब इसके अंदर कितना फ्लक्स बाहर आएगा तो हम क्या करेंगे? फ्लक्स के लिए निकालेंगे। किसके लिए? फ्लक्स। तो फ्लक्स बराबर कितना होगा? फाई बराबर BA होगा। ठीक है साहब, इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, इसको मान लिया हमने समीकरण नंबर 2। ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया, ये फ्लक्स हो गया। अब फ्लक्स के लिए इसके बाद क्या निकालेंगे हम? प्रेरण। तो प्रेरण L बराबर कितना होता है? N phi अपॉन I के बराबर होता है। ठीक है साहब, तो जैसे ही लंबी प्रणालिका के अंदर धारा प्रवाहित होगी, ठीक है,
तो क्या होगा, उसके अंदर एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, वो क्या करती है, विरोध करने लगती है, अपोजिशन में आता है करंट की डायरेक्शन। ठीक है साहब, तो अब हम क्या करेंगे, इन तीनों मानों को उठा के रखना है। इन तीनों मानों को उठा के रखेंगे तो समीकरण 1 व 2 कर लें पहले। समीकरण 1 व 2 से, ठीक साहब, समीकरण 1 व 2 क्या कहता है, समीकरण 1 व 2 जैसे ही करेंगे तो हमको क्या करना है, फाई बराबर बी की जगह कितना लगा देंगे, एन अपॉन एल म्यू नॉट आई, और एरिया का फॉर्मूला हम ऐसे ही रख देंगे। एरिया का फॉर्मूला डिपेंड करेगा, ठीक है, देखिए प्रणालिका कैसी ली गई है, तो हम यहाँ पर एरिया को ऐसे ही छोड़ के चलेंगे। ठीक है साहब, फाई हो गया हमारा। अब फाई के बाद में हमें क्या निकालना है, एल का मान निकालना है। किसके लिए निकालना है, एल के लिए। तो ये जो हो गया लंबी प्रणालिका में फ्लक्स तो इतना निकलेगा, ये किसका फॉर्मूला आ गया, फ्लक्स का फॉर्मूला आ गया। ठीक, अब हम क्या निकालेंगे, लंबी प्रणालिका के लिए प्रेरण निकालेंगे। क्या निकालेंगे, प्रेरण। ठीक है साहब, स्वयं प्रेरण निकाल लें तो एल बराबर कितना हो जाएगा, एन अपॉन आई को ऐसे रख देंगे, और फाई की जगह कितना लगाएंगे हम, एन अपॉन एल म्यू नॉट आई इंटू ए। ठीक है साहब, आई से आई ये कैंसिल हो गया, तो एल बराबर कितना हो गया, एन का एन मल्टीपल हुआ तो एन स्क्वायर हो गया, और ये कितना हो गया, म्यू नॉट ए अपॉन एल। अब इस स्मॉल एल की जगह आप क्या रख लें, स्मॉल एल की जगह आप एक्स वाई जेड जो रखना चाहें वो रख लें। यहाँ पर एल क्या है, प्रेरण की लंबाई है। ठीक है, एल क्या है, कैपिटल एल तो हमारा क्या है, प्रेरण है, क्या है, स्वयं प्रेरण है, और स्मॉल एल क्या है, हमारी लंबाई है, किसकी, प्रणालिका की लंबाई। ठीक है साहब, एल लंबाई है। मात्रक इसका कुछ भी होगा, मात्रक इसका होगा हेनरी। क्या होगा, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है इसका, कुंडली में संचित ऊर्जा। अब तक हमने जितनी कुंडलियां इस्तेमाल करी हैं उसके अंदर ऊर्जा का फॉर्मूला क्या आएगा, तो देखिए ऊर्जा का फॉर्मूला जो आना है वो तो ये आना है, U इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा आना है इसके अंदर ऊर्जा का फॉर्मूला। तो हम क्या करते हैं, एक कुंडली बना लेते हैं सबसे पहले और फिर इसके ऊपर समझेंगे। तो हमने एक कुंडली बना ली। ठीक, मान लो कुंडली का प्रेरण कितना है, प्रेरण गुणांक एल है। क्या है, प्रेरण गुणांक इसका एल है। अब जैसे ही इसके अंदर आई एम्पीयर की धारा प्रवाहित होगी तो इसके अंदर क्या होगा, एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी। क्या हो जाएगी, प्रेरित धारा, प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, उसकी दिशा क्या होगी कि अगर करंट का मान बढ़ रहा है तो प्रेरित दिशा अपोजिशन में है, अगर प्रेरित दिशा का मान घट रहा, उसका धारा का मान घट रहा है तो प्रेरित धारा की दिशा और धारा की दिशा दोनों समान चल देंगे। ठीक है साहब, अब इसके बीच में हमें क्या निकालना है, ऊर्जा निकालनी है। तो ऊर्जा किसके बराबर होती है, किए गए कार्य के बराबर होती है। किसकी होती है, किए गए कार्य के, यानी कि ऊर्जा किसके बराबर होती है, कार्य के बराबर होती है साहब। क्लियर। अब मान लो इसका जब प्रेरण गुणांक एल है तो एल बराबर कितना होता है, एल बराबर कितना होता है, एल बराबर होता है हमारा ई बराबर हमारा कितना होता है, ई बराबर निकालना है प्रेरित। इसके अंदर क्या होगा, जैसी धारा प्रवाहित होगी तो इसके अंदर एक प्रेरित विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा, और हम जानते हैं प्रेरित विभवांतर किसके बराबर होता है, ई बराबर माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। ये होता है हमारा प्रेरित विभवांतर का फॉर्मूला। ठीक है साहब, ये इसके अंदर प्रेरित विभवांतर हो जाएगा, और हम जानते हैं ये प्रेरित विभवांतर किसके बराबर होगा, हमने वोल्टेज के बराबर लेके चलना है इसको। तो V बराबर ई हो गया हमारा यहाँ पर। ठीक है, अब हम जानते हैं V बराबर कितना होता है, W अपॉन Q होता है। तो मान लो इसके लिए अल्पतम कार्य हमने यहाँ से यहाँ तक जाने में जो अल्पतम कार्य करा वो कितना है, DW है। कितना है, DW। और अल्पतम कार्य करने में तो प्रवाहित आवेश कितना होगा, DQ होगा। ठीक है साहब, अब हम जानते हैं तो यहाँ से V इक्वल टू कितना हो जाएगा, DW अपॉन DQ हो जाएगा। यहाँ से हम क्या करेंगे, W का मान निकाल लें तो DW बराबर कितना हो गया, V DQ हो जाएगा। ठीक है, और DW को हम जैसे ही चेंज करेंगे तो ये तो हो जाएगा हमारा EDQ, और DW किस में चेंज हो जाएगा, DU में चेंज हो जाएगा। तो ये हो जाता है हमारा EDQ। क्या हो जाता है, EDQ। अब मान लो इसकी धारा कहाँ से कहाँ तक प्रवाहित होगी, तो मान लिया हमने 0 से I नॉट तक या I तक जा रही है। कितनी जा रही है, 0 से I तक जाएगी। ठीक है, तो किया गया कार्य जब हम इसके अंदर निकालेंगे तो किया गया कार्य किसके बराबर हो गया, ऊर्जा के। और धारा की कंडीशन क्या होगी, धारा हमारी कहाँ से कहाँ जाएगी, 0 से I तक चली जाएगी। कहाँ तक चली जाएगी, 0 से I तक। E का मान उठा के इसको मान लें समीकरण नंबर 1 और इसको मान लें हम समीकरण नंबर 2। ठीक, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 से कर लें, समीकरण 1 व
2 से। तो हम जैसे ही समीकरण 1 व 2 किए, अच्छा ये प्रेरित की बात चल रही है तो प्रेरित विभवांतर जो होगा हमारा इसके अंदर वो कितना होगा, माइनस का होगा ना, ठीक है। तो इसको उठा के चल दें, अब क्या करेंगे 1 व 2 से हमने जैसे ही करा तो ये हो गया हमारा डी यू, इसका समाकलन करेंगे और ई की जगह हम कितना लगा देंगे, माइनस यहाँ पहले से मौजूद है तो ये हो गया 0 to i और यहाँ हो जाएगा माइनस एल डी आई अपॉन डी टी, ठीक है। और डी क्यू हमारा यहाँ पर रह जाएगा एक और, ठीक। अब हम जानते हैं डी क्यू अपॉन डी टी किसके बराबर होता है, क्योंकि आई इजकल टू कितना होगा हमारा डी क्यू अपॉन डी टी के बराबर हो जाएगा, ठीक। आई जब हमारा डी क्यू अपॉन डी टी के बराबर हो गया, अब हमको क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है। तो ये तो हमारा ऊर्जा का फॉर्मूला, ये ऊर्जा का जैसे हमने इंटीग्रेशन करा तो कुल ऊर्जा मिल जाएगी हमको और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, एल बाहर आ जाएगा, ठीक है। एल बाहर आ गया, 0 से आई तक हमारी कहानी चल रही है। तो आई ये तो हमारा रहेगा डी आई और डी क्यू अपॉन डी टी की जगह हम कितना रख देंगे, आई रख देंगे, ठीक है। आई जैसे हमने रखेंगे तो हमें क्या फॉर्मूला मिल जाएगा, यहाँ से हमको मिल जाएगा u बराबर एल, ठीक है। और ये हो गया हमारा 0 to i और ये हो गया हमारा आई डी आई। तो हम जैसे ही i का इंटीग्रेशन d के सापेक्ष करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, आई स्क्वायर अपॉन 2 मिल जाएगा, ठीक है। कितना मिल जाएगा, आई स्क्वायर अपॉन 2। अब हम क्या करें, 0 से i एक बार i रख दें और एक बार 0 रख दें तो फॉर्मूला हमारा कितना रह जाएगा, हाफ एल आई स्क्वायर। ये आ गया हमारा ऊर्जा का फॉर्मूला। ऊर्जा का मात्रक कितना होता है, मात्रक होता है इसका जूल। क्या होता है मात्रक इसका, जूल होता है, ठीक है। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है अन्योन्य प्रेरण। सेल्फ इंडक्शन तो हो गया, इसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन बोलते हैं, ठीक। इसके अंदर क्या होगा, आपके पास 2 कुंडली होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, 2 कुंडलियां होनी चाहिए, ठीक है साहब। तो हमने एक कुंडली बनाई इस तरह से, ये एक कुंडली बना ली, ठीक। ये अब हम क्या करेंगे, इन दोनों कुंडलियों को पास में रखना है। पहली कुंडली तो ये हो गई प्लस माइनस भी और ये हो गया, तो इसके अंदर धारा ऐसे जाएगी, क्लियर। प्रेरित धारा की दिशा कैसी होगी, इधर की तरफ होगी और धारा की दिशा किस तरफ होगी, इस तरफ होगी, क्लियर। अब इसके बगल में एक कुंडली और रखनी है। क्या रखना है, एक कुंडली और रखनी है, ठीक। तो जैसे ही हम इसके बगल में एक कुंडली और रखेंगे तो यहाँ पर हमको क्या करना है, गैल्वेनोमीटर जी ने इसके अंदर बैटरी हटा देनी है। क्या करनी है, बैटरी हटा देनी है, ठीक है। तो हमने जैसे ही इसके अंदर बैटरी हटाएंगे, ठीक, एक हम इसके अंदर धारा नियंत्रक ला के रख देंगे, क्लियर। तो देखिए क्या होगा, जैसे ही इसके अंदर, क्लियर, जैसे ही इसके अंदर करंट प्रवाहित होगा तो यहाँ से कुछ चुंबकीय बल लेकर इस तरफ चली जाएंगी ऐसे करके, तो इस कुंडली के अंदर धारा उत्पन्न हो जाएगी। इस कुंडली के अंदर भी क्या होगी, धारा उत्पन्न हो जाएगी। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इस फिनोमेना को हम बोलते हैं यानी कि अन्योन्य प्रेरण, ठीक है। अब देखिए मान लो इस कुंडली के अंदर फेरे N1 है और इसके अंदर फेरे N2 है, आई धारा इसके अंदर से जा रही है, ठीक है। तो अन्योन्य प्रेरण क्या कहता है कि प्राथमिक, इसको हमने दिया प्राथमिक कुंडली, क्या दे दिया, इसका नाम प्राथमिक कुंडली है, ठीक है, प्राथमिक कुंडली। और दूसरे का नाम हमने क्या रखा, द्वितीयक कुंडली। क्या बोल दिया इसको, द्वितीयक कुंडली, ठीक है। इसको हमने बोल दिया द्वितीयक कुंडली या सेकेंडरी कॉइल, ठीक है, जो भी बोलना है बोल दो। द्वितीयक कुंडली, क्या बोल दिया इसको, द्वितीयक कुंडली, ठीक। धारा हम कुंडली 1 में भेजेंगे, धारा हम कुंडली 1 में भेजेंगे और उसके अंदर जो प्रेरित धारा होगी वो किसके अंदर उत्पन्न हो जाएगी, दूसरी कुंडली के अंदर। तो इसका नंबर ऑफ टर्न्स N1 है, इसका नंबर ऑफ टर्न्स कितना है, N2 है। तो हमने दिया, देखो धारा इसके अंदर जा रही है, म्यूचुअल इंडक्टेंस इसकी वजह से बनने आए, तो ये हो जाएगा हमारा N1 फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, आई के, ठीक है। नहीं N1 फाई नहीं, N2 फाई, क्या होगा, N2 फाई, ठीक। देखिए धारा इसमें बढ़ रही है ना और फ्लक्स उसके अंदर आ रहा है, प्रेरित धारा उसके अंदर जा रही है, तो इसका N2 फाई, ठीक है, इसके अंदर आने वाली धारा जो होगी वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। तो ये कितना हो जाता है हमारा N2 फाई। जैसे ही इसको हटाएंगे हम प्रोपोर्शनलिटी के चिन्ह को तो ये किसके बराबर हो जाएगा, एम आई के, यानी कि एम क्या है हमारा यहाँ पर म्यूचुअल इंडक्टेंस। मात्रक इसका क्या होता है, हेनरी होता है, इसका भी मात्रक क्या होता है, हेनरी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, N2 फाई हमारा ये हो गया और ये हमारा कितना हो गया, आई के बराबर हो गया, ये हमारा हो गया एम। अगर इसके अंदर एकांक धारा प्रवाहित हो रही है तो एम का मान किसके बराबर हो जाएगा, N2 फाई के बराबर हो जाएगा। कब होगा, जब आई का मान 1 हो या एकांक धारा उसके अंदर प्रवाहित हो रही है। तो इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं,
म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलते हैं। देखिए जैसे हमने यहां पर देखा ई का मान किसके बराबर था, एल डी आई अपॉन डी टी के, ठीक है। तो यहां भी एम का मान किसके बराबर होगा, माइनस, यानी कि ई का मान किसके बराबर होगा, ई का मान बराबर होगा हमारा माइनस एम डी आई अपॉन डी टी के बराबर हो जाएगा। ठीक, क्लियर। जैसे सेम फिनोमिना होता है, बस कंडीशन क्या है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस में प्राथमिक कॉइल होगी, ठीक है, और उसके अंदर धारा प्रवाहित होगी, तो इसका नंबर ऑफ फ्लक्स जो है दूसरी कुंडली के ऊपर निकाला जाएगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलते हैं। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, जिसका नाम होगा हमारा अल्टरनेटिव करंट, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा वाले चैप्टर के अंदर हम मिलेंगे, ठीक है।